तो बोले तो हमारे पास पैसा नहीं। तो यही एक रंग लगा के जा रहा है, हमारे पास पैसा नहीं। हमने उनको प्रूव किया कि तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा है, हमारा है, तुम्हारे बाप का नहीं है। ये उनको बताया, CPFC को बताया। अभी ये सब होने के बाद आज 7,500 महंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम जब वित्त मंत्री जी से मिले तो उनको हमने कहा आप श्रमयोगी मानधन योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना कॉन्ट्रीब्यूट करती है? 100%। अगर मैं 100 भरता हूँ, गवर्नमेंट 100 भरती है। जो अभी UPS आया, न्यू NPS का UPS बना, ओल्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसमें सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन 18.5% और हमारे स्कीम में सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1.16, जो केवल और केवल आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए। मतलब हमारे पेंशन स्कीम ने सरकार ने 0 दिया है। ये एक सरकार की बात नहीं है, सब्सिक्वेंटली जो भी सरकारें बनी। इसलिए ये मत समझे मैं किसी पार्टी पे कुछ बोल रहा हूँ, या हमारे स्कीम के बारे में बोल रहा हूँ। तो इतना हमारा कम योगदान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। मैंने निर्मला जी को बोला, मैडम हम आपके सौतेले नहीं हैं, हमने भी काम किया इस देश में और हमने पैसे भरे हैं, और जिसने पैसे भरे उसको नहीं, और जिनको पैसे नहीं भरे उनको आप भर के दे रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, आपका लॉजिक बराबर है, मैं इसमें सोचूंगी कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है। तो इसमें हमने 3 चीज़ें बताई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम से कम 5% हमको देना चाहिए। हमारा जो 8.33 करता है मालिक ने भरा हुआ, उसको आप 2% और बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिक का पैसा है, लेकिन हमें आपसे पैसा नहीं ऐठना है। हमको रिटायरमेंट के बाद हमारी जिंदगी थोड़ी स्वाभिमान की होनी चाहिए, इसलिए ये। तीसरी बात, EPFO के पास जो पैसा है, वो जो उसने दबा के रखा है गांठ मार के, वो गांठ को ढीला करना चाहिए। हमारा जितना ब्याज मिलता है उस ब्याज में से 70-80% पेंशन पे देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, उसके बाद भी पेंशन का कुछ पैसा बचा है ब्याज का, तो वो तो बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारी जिंदगी खत्म करने के बाद आप एक्चुअली बोलता है कि 30 साल के बाद पेंशन में घाटा आएगा, इसलिए आज आपको नहीं देंगे। अबे तो फिर 30 साल के बाद तो जन्मा नहीं, उसके लिए रखा है, और जो मर रहे हैं उसको मरने दे रहे हो। इससे तो अच्छा जहाज खराब डुबा हमको सारा समुद्र, बराबर ही नहीं जुड़े। तो ये संघर्ष क्यों रहे? मुझे सुप्रीम कोर्ट के 86 साल के वकील मिले, उनको पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिला, दिल्ली में मिले। तो हम गए, हम तो ऐसी जगह रहते थे कि उनको वहाँ बुला नहीं सकते थे, इंडिया गेट के पास बुलाया। तो वहाँ पे उन्होंने कहा, राहुल साहब क्या आप जानते हैं आपका संगठन कितना बड़ा है? मैंने बोला नहीं, हम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, अनभिज्ञ होकर कर रहे हैं, झोंक दिया है, मालूम नहीं कि आप कैलकुलेशन में विश्वास नहीं रखते, इतना काम करने में विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने बोला आपका संगठन ज्येष्ठ नागरिकों का विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, ये आपकी ताकत है। और आप इतना ये मत समझे कि भिलवाड़ा में इतने लोग जमे तो इतनी संगठन है। पूरे देश में, अभी महाराष्ट्र में हमने मीटिंग्स ली, अगर 5,000 लोगों को हार है तो 2,000 बाहर खड़े। आजाद मैदान मुंबई में बहुत बड़ा इतना मैदान भर गया, नासिक में, मुंबई में, पुणे में, संगम में, छोटे गांव में भी, पाथरडी, सब जगह अवेयरनेस। दक्षिण भारत में हुबली गुलबर्गा से लेके तो केरल से लेके सभी तरफ बड़ा संगठन है। तो आप ये कभी मत सोचना कि आप अकेले हैं, हम सब साथ हैं, एक है, और पूरा भारत एक है। और मैं आपको बताता हूँ, ये ज्येष्ठ नागरिक ही देश की दिशा और दशा बदलेगा। आपकी हमारी ये भूमिका है कि हम ज्येष्ठ हैं, अगर देश को ये कहीं भी लेके जा रहे हैं तो इनका कान पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारी है। बराबर है? बराबर है क्या? हमारी जिंदगी रही कितनी? 5-10 साल और ज्यादा जी के क्या करेंगे 1171 में, बराबर है कि नहीं? तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल बराबर। खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम जिसके ऊपर
खफा हो गए, वो तो दफा होना जरूरी पक्का बनता है। इसलिए हमने मुंबई में जंतर मंतर से ऐलान किया 31 अगस्त को, कई लोग थे यहाँ पे, 31 जुलाई सॉरी, महेंद्र जी थे, बैरागी जी थे, सभी लोग थे, अपने विजय वर्गीय जी थे, काफी लोग थे भीलवाड़ा से, करीब 50-60 लोग तो भीलवाड़ा से थे। बहुत बड़ा आंदोलन। उसमें हमने बताया कि अगर महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले हमारा काम होता है तो बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में लाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, और अगर नहीं होता है तो बीजेपी को महाराष्ट्र में पैदल चलने पे मजबूर भी हम करेंगे। क्योंकि ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में टोटल 9 करोड़ से ज़्यादा वोटर है। टोटल वोटिंग होता है 5.5 करोड़ तकरीबन, उसमें 1.5 करोड़ जिसको मिलता है, अलग अलग गणित है, 1.5 करोड़ जिसको मिलता है उसकी सरकार बनती है, और हमारे पास 1.25 करोड़ वोट है जो एक आदेश पे शिफ्ट हो सकते हैं। हम नहीं चाहते थे राजनीति, लेकिन एक मिनट भाई साहब, इसके विरुद्ध ही संघर्ष है। ये संघर्ष केवल 7,500 महंगाई भत्ते के लिए नहीं है, वो तो होगा ही, उनको देना पड़ेगा, लेकिन ये संघर्ष हमारे आइडेंटिटी वजूद के लिए, अस्तित्व के लिए। आज उस उम्र में मेरी क्या आइडेंटिटी है? मैं नाना हूँ, किसी का दादा हूँ, बराबर है। अगर मेरी नाती पोती मेरे पास आती है तो मेरे नाना या दादा के पास 500 रुपये का फ्रॉक खरीदने के लिए पैसा नहीं, बराबर की झूठ है। तो मेरे तीसरे पीढ़ी से कनेक्शन खत्म, मेरे पास मेरी तीसरी पीढ़ी आएगी नहीं। हमारे संस्कृति का जो वहन होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। अब ऐसे दादा के पास कौन जाएगा जो खुद सारा लाचार बना बैठा है, बराबर है कि नहीं? वो बोलेगा दादा के पास जाओ, वो 10 रुपये तो देते नहीं, उल्टा 2-4 ज्ञान की बातें पिला देते हैं, बराबर है कि नहीं? तो केवल ज्ञान पिलाने से लोग पास में नहीं आते, उनको आपको प्यार देना होगा। वो प्यार देने के लिए आज के जमाने में पैसा चाहिए, बराबर है कि झूठ है? तो वो पैसा हमारे पास नहीं है। जैसे भारत देश में पूरी जमीन बंजर करने के लिए खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है, रासायनिक, जैसे दवाई छिड़की जा रही है पूरा बंजर कराने के लिए, स्कीम है, योजना है, चाहे शत्रु की हो, लेकिन मजबूर किया हमको, पशुधन खत्म करके बस ये करते रहो। वैसे ही हमारी संस्कृति नष्ट करने के लिए ये योजना और ये सब। जब पहले पीढ़ी का तीसरे पीढ़ी से संपर्क नहीं रहेगा तो आपकी संस्कृति बढ़ नहीं सकती। जिस देश का मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव संस्कृति है, उसमें आप अपने माँ बाप को भूखे मार रहे हो, और जो जवान है उसको बात रहे, उसको बोल रहे तू घर बैठ, तेरे को पैसा दूंगा, तो नशेड़ी में जेड़ी बंद, और हमको बोलेंगे वृद्धाश्रम खोलेंगे। अब मेरे घर में मेरा मान सम्मान बढ़ा, वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं है। मेरे जेब में 10-15 हजार रुपया है तो मैं जहां जाऊंगा मेरा वृद्धाश्रम है, बराबर की नहीं? आज हमें इन्होंने इतनी क्षमता नहीं रखी कि मेरे सामने अगर मेरी बहू कोई थाली पटकती है और बोलती है निकलने या खा, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, मैं आश्रित हूं, बराबर की झूठ है? मैं उसको समझा नहीं सकता क्योंकि मैं लाचार हूं। आप यकीन कीजिए, जिस घर का हमने नेतृत्व किया, दातृत्व किया, पितृत्व किया, उस घर में हम आज लाचार हैं। जो हाथ में हरदम दिया, चड्डी बनियान से लेके, किताबें से लेके, उधारी करके, लोन लेके उसको पढ़ाया, गिरवी रख के, आज उनके सामने हम हाथ फैला रहे। मेरे को 10 रुपए चाहिए, 15 रुपए, 10 रुपये 15 रुपये, 500 रुपये चाहिए, वो पता नहीं हमको बुला लिया विजय वर्गीय साहब ने, तो जी भीलवाड़ा जाना है तो मुझे भैया 300-500 रुपये दे दे। तो एक बार देगा, 2 बार देगा, तीसरी बार उसकी बीवी उसको बुला लेगी, बोले क्या तुम्हारे बाप को जुए की लत लगी है क्या? हरदम आता है 300 दो, 500 दो,
बात सही है कि झूठ है? कई लोगों के मुंह पे बताया जाता होगा, नहीं तो दीवार के आड़ तो यही संवाद होता है भैया। हमें चाहिए हम अपनी जिंदगी जो हमें भी सिर्फ एक बार मिली